परिवर्तन यूपीएससी लेके आया है यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स, जिसमें प्री और मेंस दोनों की सिलेबस कवर कराई जाएंगे, जिसकी शुरुआत हम लोग इंडियन इकॉनमी से करेंगे। इसकी पूरी सिलेबस प्री और मेंस दोनों यहाँ पे कवर करेंगे। बॉस अगर यहाँ पे आ गए हो तो आप अपना मात्र मुझे 5 मिनट दो। वो कहते हैं ना, बिना योजना का कार्य जो है ना वो व्यर्थ है। तो मैं अपना योजना बता सकूं, अपना स्ट्रेटजी आपको बता सकूं कि हम लोग किस रेशियो से चलेंगे, कैसे चलेंगे, किस टाइमिंग से चलेंगे और कैसे अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे और यूपीएससी के जर्नी को अचीव करेंगे। बॉस एक कंप्लीट यूपीएससी का फाउंडेशन कोर्स है, प्री और मेंस दोनों की सिलेबस को कंप्लीट कराई जाएंगी। इसके साथ अगर आप स्टेट पीसीएस के स्टूडेंट हो या फिर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो या उसके साथ आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपकी डोमेन जो भी सब्जेक्ट होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। जैसे फाउंडेशन कोर्स हम लोग इंडियन इकॉनमी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर आपकी यूजीसी नेट में या ग्रेजुएशन या मास्टर में इंडियन इकॉनमी है तो आपकी सिलेबस कवर हो जाएगी। बॉस परिवर्तन यूपीएससी इकलौता यूट्यूब के हिस्ट्री में चैनल होने वाला है जहाँ पे फाउंडेशन के प्री मेंस दोनों कोर्स फ्री में अवेलेबल कराए जाएंगे। बाकी जितने भी चैनल हैं बॉस वहाँ पे सीक्वेंस वाइज कुछ नहीं है, या अगर है भी तो इनकम्प्लीट है। वो लोग उतना ही पढ़ाते हैं जिससे आप अट्रैक्ट होके उनकी कोर्स को परचेज कर सको। बॉस आप जिस फेज से गुजर रहे हो हम सब लोग उस फेज से गुजर चुके हैं, क्योंकि हमारे जितने भी टीम मेंबर हैं एक कोई फैकल्टी नहीं है बल्कि आपके दोस्त हैं। बॉस वो सुना है, मतलब आप लोग को याद है कि जब मैं अपना पर्सनल स्टोरी बताता हूँ कि जब कोई चीज़ें समझ में नहीं आती थी ना, टीचर ने बताया समझ में नहीं आया, तो अगर हम प्लेग्राउंड में हैं अपने किसी कलीग से पूछते हैं, अपने फ्रेंड से पूछें, तो खेल खेल में ही ऐसे एग्जाम्पल देके बता देता था और वो मुझे ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आती थी। कहते हैं ना, वो जो दोस्त बताते हैं ना वो थोड़ी ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। तो जितने भी आपके दोस्त हैं वो ग्रेजुएट या मास्टर हैं DU JNU से, या फिर आप कोई बायो वाले जो टीचर होने वाले हैं इकोलॉजी के, वो भी नीट क्वालिफाइड है। जितने भी मतलब आपके फ्रेंड हैं, मैं फैकल्टी नहीं बोल रहा हूँ इसलिए, वो सभी लोग यूपीएससी एस्पिरेंट ही हैं और अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट से अपना कोचिंग ले चुके हैं। कहने का मतलब वो लोग इस चीज़ में काफ़ी उलझे हुए हैं, मजे हुए खिलाड़ी जिसको बोलते हैं ना, वो हो चुके हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस होल्डर हो चुके हैं। तो सीक्वेंस में हमारी चीज़ें चलेगी। मैं अगर इंडियन इकॉनमी बोल रहा हूँ तो आपको इंडियन इकॉनमी पूरी सीक्वेंस में अब फुल कवर कराई जाएगी, और जब तक इंडियन इकॉनमी कवर नहीं हो हम लोग सेकेंड जीएस के सब्जेक्ट पे नहीं चलेंगे। आगे और भी जितने भी जीएस के सब्जेक्ट हैं, जैसे हिस्ट्री शायद एक मैम पढ़ाएंगे, जियोग्राफी में भी मैं पढ़ाऊँ, और इकोलॉजी एक सर पढ़ाएंगे। मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन बॉस जो है इंग्लिश होने वाली है। कहने का मतलब ये है, ऐसा माना जाता है कि जिस लैंग्वेज में आप सपना देखते हो ना वो आपका असली लैंग्वेज है। तो हम इंडियंस की हिंदी लैंग्वेज है पर हमें पढ़नी है इंग्लिश, तो हम लोग बीच के मझधार में उलझे हुए हैं, स्मार्ट वर्क करके उसको इंग्लिश बना दिए। समझे हिंदी में चीज़ों को एक्सप्लेन, यानी हम राइट कैसे कर सकते हैं इंग्लिश में। साथ में आपको यहाँ पे प्री मेंस के साथ बॉस आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस कराई जाएगी। यहाँ पे मेंस की क्वेश्चन दी जाएंगी, साथ में उसको कैसे सॉल्व करना है उस चीज़ पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बॉस उसके बाद टाइमिंग पे आते हैं, तो हमारी टीम में जब हम लोग आपस में डिस्कस किए तो उनका यही कहना था, यूपीएससी इज़ ऑल अबाउट स्मार्ट वर्क विथ हार्ड वर्क। कहने का मतलब आप किसी एक को एलिमिनेट नहीं कर सकते हो, आपको हार्ड वर्क भी करना है, साथ में स्मार्ट वर्क भी करना है। तो हार्ड वर्क यहाँ करना है बॉस, यानी मंडे टू संडे डेली क्लासेज करनी है, नो हॉलीडे। हम लोग को पढ़ाने में कोई ब्रेक नहीं चाहिए, तो आपको भी पढ़ने में कोई ब्रेक
नहीं होनी चाहिए। ये यहाँ हुआ हार्ड वर्क, बट हर एक चीज़ हम लोग पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से सीखेंगे। ये देखो यहाँ पे मैंने एसी का, बेबी का, ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल ली है, क्यों? स्मार्ट वर्क के लिए। आई होप आप समझ गए होंगे। अब टाइमिंग क्या होगी, तो बॉस ये आपको कमेंट करनी है। अल्टीमेटली आपको यहाँ से सीखना है। आप लोग जैसे बोलेगे हम लोग वैसे कंफर्टेबल हैं, ठीक। आप लोग टाइम कमेंट में पिन कर देना। जो भी मेजोरिटी होगी, हो सकता है कोई 4 बजे बोले, कोई 12 बजे भी बोल सकता है, ठीक। तो जो भी एक मेजोरिटी में होगी, जो सही लगेगी टाइम, उसमें हम लोग चीज़ों को शेड्यूल कर देंगे। हमें आपके हिसाब से चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है टाइमिंग के मामले में। बाकी कैसे पढ़ना है, मोटिवेशन हम देंगे, मटेरियल हम देंगे, माहौल हम देंगे, हम देंगे। पढ़ना आपको है। आपको यहाँ पे कोई भी 2.5 लाख रुपए कोचिंग की फ़ी नहीं देनी है। हम लोग ऑलरेडी दे चुके हैं, वहाँ से सीख चुके हैं, वो चीज़ आपको डिलीवर कर रहे हैं। वो चीज़ आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट ओपन कीजिएगा, हर एक वीडियो आपको मिल जाएगी। अभी मैं सब्सक्राइब करने को नहीं बोल रहा हूँ बॉस, आप मुझसे आज एक चैप्टर पढ़ लो, इस वीडियो पे आए हो, ये वीडियो देख लो। अच्छी लगेगी तो सब्सक्राइब कर देना, नहीं अच्छी लगेगी तो मत करना, ठीक। अगर आपको लगता है कि इससे भी अच्छा कहीं एजुकेशन मिल सकता है तो फिर आप, मैं नहीं बोलूँगा कि अपना टाइम वेस्ट करो, बट मैं आपको इस चीज़ का सुनिश्चित कराना चाहता हूँ कि आपको यहाँ पे हम लोग बेस्ट कंटेंट देंगे, जो कि यूपीएससी का रिक्वायरमेंट होगा। सिर्फ हंसाने खिलाने वाला काम नहीं कर सकते, क्योंकि कई पार्ट ऐसे भी हैं बॉस जो इंटरेस्टिंग नहीं होते हैं, तो उस चीज़ को भी आपको टैकल करना होगा। और यूपीएससी का सिलेबस का बात जब आता है बॉस, तो किसी ने कहा है कि आपकी जहाँ तक नज़र जा सकती है ना, वो सब यूपीएससी का सिलेबस है। कहने का मतलब जहाँ तक जो भी आप देख रहे हो आँखों से, वो सब यूपीएससी का सिलेबस है। तो सबको आप मगअप नहीं कर सकते, बट नज़रिया में बैठा सकते हो। तो ये सब क्या है? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, नज़रिया में बैठाने का एक वे है, ठीक। बॉस कुछ स्ट्रेटजी है पढ़ने का, वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप उस चीज़ को फॉलो करते हो, ठीक, तो ये लेक्चर ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है। बॉस आपको जब भी पढ़ने बैठना है, आपको कॉपी और पेन लेके बैठना ही बैठना है। और कॉपी ऐसा जो फेयर हो, ऐसा नहीं कि पढ़ के कहीं भी फेंक दिए, ठीक। एक फेयर नोटबुक लेके बैठिए, और मैं जो भी बता रहा हूँ, जो भी, उस चीज़ को नोट डाउन कीजिए। बॉस ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो चीज़ हम लोग गलती कर चुके हैं, ठीक, उस चीज़ में सुधार करने के लिए वही चीज़ तो हम लोग, ये रास्ता क्या है, आपका रास्ता ही तो आसान कर रहे हैं। तो बॉस कुछ चीज़ें बोलूँगा, आप फॉलो करके देखना। 1 महीना अच्छा, अगर उसका रिजल्ट नहीं मिलता 1 महीना उस चीज़ को करने के बाद, तो फिर आप मुझे उस चीज़, आप इंडिपेंडेंट हो, उस चीज़ से आप लोग क्विट कर सकते हो। तो बॉस आपको नोट मेकिंग करनी ही करनी है। लेकिन नोट मेकिंग कैसे करनी है बॉस, एक दिन उस पर हम लोग एक अलग से क्लास ले लेंगे। बट अभी आपको बता दूं कि जब नोट मेकिंग तभी करनी है जब मैं समझा रहा हूँ, मतलब जब मैं स्पीक कर रहा हूँ, तो आपको लिसन करना है, ठीक। उसके बाद आपके पास डिजिटल युग है, आपको वीडियो को करना है पॉज, फिर नोट डाउन करना है। और जब वीडियो एक बार एंड हो जाए तो उसको 2x में प्ले करके, 40 मिनट का वीडियो है, प्ले करके 10-15 मिनट में उसको देख लीजिए, ठीक। अब आते हैं बॉस, ये देखो, जब हम लोग कोई भी युद्ध लड़ने जाते हैं ना, तो सामने वाले के पास देखते हैं कि कितने न्यूक्लियर वेपन हैं, कितने उसके पास गोला बारूद हैं, ठीक, ताकि एक एक को हम लोग काउंटर कर सकें। तो ये जो देख रहे हो, ये बेसिक्स, फाइनेंस, एक्सटर्नल सेक्टर, सोशल सेक्टर, डोमेस्टिक सेक्टर, ये सब क्या है? एनिमी। और जैसे आप लोग पबजी में इसको क्या कर दोगे, इसको कर दोगे किल। आपको हर एक एनिमी को एक एक करके किल करना है, ठीक। और अगर ऐसा कर दिए तो फिर चिकन डिनर नहीं, लवासना में यूपीएससी डिनर होगा, ठीक है। तो आप तैयार हो? तो बस इस पूरे सिलेबस को, ठीक, हम लोगों ने बहुत ही मंथन करने के बाद 5 सेक्टर में
डिवाइड किया है। उसके पहले अगर आपको इकोनॉमिक में फोबिया है, मतलब उसे डर लगता है, कुछ नहीं समझ में आता है, तो आप बस मुझे 5 लेक्चर का टाइमिंग दो। उसके बाद नहीं समझ में आया तो फिर बोलना। मेरी अप्रोच जो होगी बॉस, वो टॉप टू बॉटम नहीं होगी, बॉटम टू टॉप। उसके बाद आपकी जो बेस है ना वो इतनी ब्रॉड हो जाएगी। तो पहला जो बेसिक्स है उसमें हम लोग इंट्रोडक्शन, नेशनल इनकम अकाउंटिंग, इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्लानिंग रिफॉर्म जिसमें 5 ईयर प्लान। उसके बाद फाइनेंस में फाइनेंस सिस्टम, बैंकिंग, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, इन्फ्लेशन। एक्सटर्नल सेक्टर में 2 चैप्टर है, एक्सटर्नल सेक्टर, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद सोशल सेक्टर में 1 चैप्टर है बॉस, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद डोमेस्टिक में एग्रीकल्चर, पीडीएस, एफपीआई। यहाँ पे पीडीएस हो गया, एफपीआई यानी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इंडस्ट्री की सर्विस सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, और पीपीपी। बहुत सबसे पहला आपका काम ये होगा, वीडियो पॉज करो, एक फ्लो डायग्राम ऐसे ही बनाओ, और इसको आप जो जहाँ भी स्टडी टेबल है, आप जहाँ भी पढ़ते हो वहाँ पे स्टिक कर दो। सबसे फर्स्ट जो स्टेप होगा आज ये होगा। उसके बाद आपने सिलेबस को अच्छी तरह से देख लिया। मैं एक बार और बोल रहा हूँ, स्क्रीनशॉट मत लेना, वीडियो पॉज करना, 5 को लिखना, उसके बाद अपने वॉल पे स्टडी टेबल के सामने स्टिक कर देना। एक बात और, आप लोग जो ये चादर ओढ़ के अगर ब्लैंकेट के अंदर ऐसे सो के ऐसे वीडियो यहाँ पे मोबाइल रख के अगर देखते हो तो बॉस ऐसा काम मत करो। ये आपकी चेयर है, ठीक, चेयर पे बैठना है, 90 डिग्री पे कमर रखिए ऐसे, ठीक। बहुत से छोटी छोटी, मैं आपको कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, बट ये जो छोटी छोटी जो डेवलपमेंट है ना, ठीक, डे टू डे हमें यहाँ से यहाँ तक ले जाएगी। क्योंकि यूपीएससी एक स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क का भी गेम है। तो स्मार्ट वर्क यहाँ पे हर जगह स्मार्ट वर्क मत करो, कुछ हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा। बॉस ये सारी चीज़ें ना मतलब प्रैक्टिकल की हुई है, तब मैं जाके आपको कह रहा हूँ। इंट्रोडक्शन में टर्म्स, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमी, स्कूल ऑफ थॉट, माइक्रो इकोनॉमी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बहुत से ये देख रहे हो स्कूल ऑफ थॉट, आप अभी तक जियोग्राफी में पढ़ रहे होगे, पॉलिटी में पढ़ रहे होगे, बट बॉस इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्री के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्कूल ऑफ थॉट। देखिए, एक होता है इकोनॉमिक्स और एक होता है इकोनॉमी। तो पहले समझते हैं इकोनॉमिक्स क्या है। तो इकोनॉमिक्स एक्चुअल में एंशिएंट ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है, जो कि वर्ड था ओइकोनॉमिक। ये 2 वर्ड से बना है, एक है ओइको, दूसरा है नोमोस। ओइको मीन्स होता है हाउस होल्ड यानी मैं आप, जो लोग भी इकोनॉमिक एक्टिविटी लाइक प्रोडक्शन, कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं वो हाउस होल्ड कहलाते हैं। और नोमोस मीन्स मैनेजमेंट, यानी जो भी हाउस होल्ड को मैनेजमेंट करने का नॉलेज रखता है वही चीज़ क्या है, इकोनॉमिक्स है। और वो लोग क्या कहलाएंगे, इकोनॉमिस्ट कहलाएंगे। बट आज के टाइम में इकोनॉमिक्स सिर्फ हाउस होल्ड तक लिमिटेड नहीं रहा है, क्योंकि अब फॉर्म भी आ चुका है, गवर्नमेंट भी है, फाइनेंशियल सेक्टर भी है। आने वाले चैप्टर में हम लोग इंडिविजुअली पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट, फाइनेंशियल सेक्टर क्या है। हिंदी बहुत ही सहज लैंग्वेज है, हमारी अपनी जो भाषा हिंदी है, क्योंकि हमने सीधे बोला अर्थशास्त्र। अर्थ मीन्स कैपिटल और शास्त्र मीन्स नॉलेज, यानी अगर जिसके पास कैपिटल का नॉलेज वही है अर्थशास्त्र। और अगर कहीं नॉलेज के फील्ड है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो इकोनॉमिक्स क्या है, एक तरह का सब्जेक्ट है, जो अगर सब्जेक्ट है तो इट्स अ मैटर ऑफ स्टडी। सुनिए, रिसोर्स के साथ 2 प्रॉब्लम है बॉस। रिसोर्स पहली बात लिमिटेड है, यानी कम है, और दूसरी बात अगर है भी
तो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब समझिए, कहीं पे कोई रिसोर्सेज जो हैं ज़्यादा हैं और कहीं पे कम है, ठीक। और जो वांट है ह्यूमन का या नीड है वो अनलिमिटेड है। वांट और नीड अलग अलग चीज़ होती है। जैसे नीड कहने का मतलब जो आपकी नेसेसिटी की चीज़ है। जैसे एक हाइपोथेसिस लेते हैं कि आप अभी घर से बाहर रहते हैं, हॉस्टल में या कहीं अलग टाउन में फॉर एकेडमिक पर्पस, तो वाटर बिल, ऑनर को रेंट देना है, फ़ी देना है, मोबाइल रिचार्ज करना है, ये क्या है? नीड है। फूड मेस वाले को देना है, पानी वाले को देना है, तो ये नीड है। बट उसके अलावा भी एक वांट होती है। जैसे आपको पिज़्ज़ा खाना है, मूवी देखना है, ये आपकी क्या है? वांट है। आपको लेटेस्ट फ़ोन रखना है, लेटेस्ट गैजेट रखना है। तो जो आपकी वांट है या नीड है, ये सारी चीज़ें अनलिमिटेड है। बट प्रॉब्लम क्या है? आपकी पॉकेट मनी जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है। तो एक सिचुएशन जहाँ पे रिसोर्स लिमिटेड है प्लस वांट और नीड अनलिमिटेड है, इसी सिचुएशन को स्कार्सिटी कहते हैं, ठीक। और इकोनॉमिक्स हमें सिखाता है, ठीक, कि अगर रिसोर्सेस स्कार्सिटी है यानी स्कार्स है यानी कम है, कहने का मतलब डिमांड हाई, सप्लाई कम, डेट्स स्कार्सिटी। तो ऐसे सिचुएशन में अपने रिसोर्स को कैसे यूटिलाइज करें कि ह्यूमन का जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम सेटिस्फाई हो जाए। अब एक एग्जांपल से समझो बॉस, आपके पास नीड निकालने के बाद आपके पास पॉकेट मनी आया, ठीक। उसके बाद आपने नीड को साइड रख दिया, नीड के जितने भी मनी है उसको साइड रख दिया। बाकी जो भी सरप्लस मनी बचा, ठीक, वो उतना ही मनी है जितना में एक पीवीआर की टिकट हो सकती है। बट आपको पिज़्ज़ा खाने का भी मन है, ठीक। तो यहाँ पे रिसोर्स लिमिटेड, आपकी वांट अनलिमिटेड। अब आप सोचोगे कि एक पीवीआर अगर मूवी देखेंगे, ठीक, तो जितना का टिकट आएगा उतना में 3 टाइम पिज़्ज़ा परचेज करके आप खा सकते हो। तो अब आप देखोगे कि बॉस यहाँ पे 3 बार पिज़्ज़ा खा सकते हैं, वहाँ पे 1 बार मूवी देखेंगे। तो अब आप एक अपना डिसीजन बनाओगे, ठीक। तो ये जो आप बेस्ट डिसीजन बनाओगे किस बेसिस पे? जो आपको सेटिस्फाई ज़्यादा करे। अगर आप मूवी देखने के, आप एकदम मूवी देखने के हार्डकोर फैन हो तब आप मूवी देखोगे, बट आप फूडी हो तो आप पिज़्ज़ा खाओगे, ठीक। उसके बाद दूसरा टर्म है, आते हैं गुड्स और सर्विसेज। गुड्स जैसे आप कोई भी मार्ट गए, वी मार्ट गए, वहाँ पे कुछ खरीदे गुड्स, अमेज़ॉन से कुछ पार्सल मंगाए गुड्स, ये सारे टेंजिबल होते हैं। इनकी खासियत क्या होती है? टेंजिबल होते हैं, यानी इसको आप टच कर सकते हो, ठीक। इसकी एक फिजिकल डायमेंशन है, यानी एक अपीयरेंस है, 2D 3D। मतलब एक पहली बात एक टेंजिबल थी, यानी इसको टच कर सकते हो। इसकी कोई शेप है, यानी फिजिकल डायमेंशन है। अगर फिजिकल डायमेंशन है तो इसको उठा के कहीं भी रख सकते हो ना, यानी ये 3 गुड्स है, 1 2 3, तो सबको अलग अलग इंडिपेंडेंटली रख सकते हो। 10 बनाना है तो 10 बनाना को अलग अलग इंडिपेंडेंटली रख सकते हो, ठीक। ये किसी द्वारा ऑन किया जाता है, ठीक, यानी उस पर वो हक है उसका। और अगर वो चीज़ ऑन किया है तो वो ट्रांसफ़र कर सकता है, यानी किसी को दे सकता है। जैसे बनाना था, मैंने ऑन किया हुआ है बट मैंने आपको ट्रांसफ़र कर दिया, दे दिया। ये बॉक्स है, मेरे पास 3 है, मैंने आपको एक दे दिया, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, इसलिए मैं आपको ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। और ट्रांसफ़र कर सकता हूँ तो अगर कोई चीज़ दूंगा तो इसके बदले में कुछ लूँगा, तो इसकी वैल्यू ऑफ एक्सचेंज होती है। तो ये होती है गुड्स की खासियत। बट सर्विसेज लाइक आप डॉक्टर के पास गए, वो आपकी डायग्नोसिस किया, एडवोकेट के पास गए, वो आपको लीगल हेल्प दिया, आप बार्बर के पास गए, वो आपकी हेयर कटिंग किया। ये सारी चीज़ें इंटेंजिबल हैं, आप इसको देख नहीं सकते। वो डायग्नोसिस किया वो चीज़ नहीं देख सकते, उसके फाइनल रिजल्ट को आप देख सकते हो। इनसेपरेबल, यानी इसके ऑनर से आप इसको निकाल नहीं सकते हो। डॉक्टर की डॉक्टरी नहीं निकाल दोगे, वकील की वकालत उसके अंदर से निकाल सकते हो। ये बार्बर है, ऐसा कर सकते हो क्या कि चल भाई तू अपना
उसको पकड़ लिए और उसका जो भी कहें, जो तेरा आर्ट है, स्किल है, चल मुझे दे दे, ऐसा आप नहीं कर सकते हो। यानी ये क्या है, इनसेपरेबल है। इसीलिए कहते हैं बॉस पढ़ लो, आप हर चीज़ में बंटवारा हो जाता है। ठीक, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि भाई भाई में हर चीज़ का बंटवारा हो सकता है, पर विद्या ज्ञान ऐसा चीज़ है जिसमें बंटवारा नहीं हो सकता है। ठीक, उसके बाद इसकी एक खासियत होती है हेट्रोजेनियसी। हेट्रोजेनियस मीन्स डिफ़र करता है। आपको हो सकता है दो डॉक्टर हैं, एक डॉक्टर उस चीज़ का इलाज कर दे, दूसरा नहीं कर पाए। ऐसे ही बार्बर, हम लोग अपने बार्बर के प्रति कितना लॉयल होते हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि दूसरे वाले पे हमको उतना विश्वास नहीं है। क्यों? उसकी पसंद नहीं आती है, बट किसी को उसकी पसंद आती है तो उस पर उसकी नहीं। पर कहने का मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जैसे मम्मी के हाथ की चाय ज़्यादा अच्छी है, भाई के हाथ की चाय की उतनी अच्छी नहीं है, तो क्या है, सर्विस हेट्रोजेनियस, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। गुड्स नहीं है, गुड्स एक जैसा हो सकता है। देखिए, एक कॉफ़ी बीन था, ठीक है, ये मान लीजिए आसाम में किसी फार्म में ग्रो हुआ। ठीक, तो यहाँ पे हार्वेस्ट होने के बाद एक कहलाएगा रॉ मटेरियल। ठीक, बट इसको डायरेक्ट कंज्यूम नहीं किया जा सकता, तो नेस्ले के पास से गया, वहाँ पे ये प्रोसेस हुआ। ठीक, प्रोसेस होने के बाद पाउडर बन गया, इसको एक जार में रख दिया गया, तब ये कहलाएगा फिनिश गुड। ठीक, बट इसको आप ख़रीद के ला लिए, ठीक, और इसको आप अपने घर पे कॉफ़ी बना रहे हो, तो ये आपके लिए फाइनल गुड है। बट आपका दोस्त क्या किया, नेस्ले से कॉफ़ी ख़रीदा, अपना एक कॉफ़ी शॉप खोला और लोगों को कॉफ़ी बेच रहा है, तब ये फाइनल गुड नहीं कहाएगा, तब कहलाएगा इंटरमीडिएट गुड। कहने का मतलब समझिए, रॉ मटेरियल था, उसको प्रोसेसिंग हुआ, जब प्रोसेसिंग हुआ उसके बाद एक फिनिश गुड का रूप ले लिया। अगर फिनिश गुड कंज्यूमर डायरेक्ट अपने कंजम्पशन के लिए ख़रीदे, फाइनल कंजम्पशन के लिए, तो फाइनल गुड कहलाता है। बट अगर कोई शॉप ऑनर, कोई फॉर्म उसको इसलिए परचेज करे ताकि उसको फर्दर प्रोसेस करके दूसरा फाइनल गुड बना ले, तो वो इंटरमीडिएट गुड कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो आपका दोस्त था, ये कॉफ़ी फिनिश्ड गुड खरीदा, इसमें मिल्क मिलाया, शुगर मिलाया, उसके बाद आपको फाइनल गुड बना के बेच दिया, तो उसके लिए इंटरमीडिएट गुड है, बट आपके लिए फाइनल गुड है। आगे चलते हैं यूटिलिटी पे। यूटिलिटी का मतलब होता है बॉस कि सेटिस्फाइंग कैपेसिटी, यानी कोई चीज़ आपको कितना सेटिस्फाई कर सकती है, दैट्स यूटिलिटी। ये पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। एग्जाम्पल से समझिए, ये लद्दाख है, ठीक, यहाँ पे विंटर में पूरी बर्फ़ जमी हुई है। ये दिल्ली है, यहाँ पे मई की गर्मी है, ठीक है। ठीक, बस यहाँ के लोगों के लिए जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो मिलेगा हीटर से, ठीक। तो उनके लिए यूटिलिटी हीटर की क्या है, ज़्यादा है। बट क्या ये हीटर आप दिल्ली वालों को दे सकते हो कि लो भाई बैठ के गर्मी खाओ? उनके लिए मई के महीना में ये यूटिलिटी ज़ीरो है। यही बोला, ये क्या था, गुड्स था। सेटिस्फाइंग कैपेसिटी डिफ़र हो गया प्लेस टू प्लेस। लद्दाख में इसकी सेटिस्फाइंग कैपेसिटी हाई है, बट दिल्ली में मई के महीने में इसकी सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ज़ीरो है। उसके साथ बॉस पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है। जैसे ये बेबी फूड आप देख सकते हो, बेबी मिल्क है, ठीक। ये किसके लिए ज़्यादा यूटिलिटी है, इस बेबी के लिए या फिर ये आपके दोस्त के लिए? ऑफ कोर्स इस बेबी के लिए। तो इस बेबी के लिए यही चीज़ ज़्यादा सेटिस्फाइंग है और आपके फ्रेंड के लिए नहीं है, ठीक। तो यूटिलिटी सिंपल शब्दों में कहा जाए तो पिज़्ज़ा था, पिज़्ज़ा आपके लिए यूटिलिटी है। क्यों? क्योंकि वो आपको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक। बट
वो पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस वेरी कर जाती है। चलिए ठीक है, एक और एग्जांपल लीजिए। आपका पेट एकदम भरा हुआ है, ठीक, उसके बाद घर में कुछ अच्छा सा बना हुआ है, पेट एकदम भरा हुआ है, तब क्या आपको सेटिस्फेक्शन लेवल वो खाने में मिलेगी? नहीं मिलेगी। बट आपको एकदम जोर भूख लगी है और वो चीज़ कहीं आप दूर मार्केट में देख रहे हो, बट आपके पास पैसे नहीं है ख़रीदने के लिए, ठीक, अगर वो चीज़ उस समय आपको मिल जाए तो आपको ज़्यादा सेटिस्फाई करेगी। यानी भूख लगा था तब ज़्यादा सेटिस्फाई की, जब भूख नहीं लगा था तो नहीं सेटिस्फाई की। ये आदमी को प्यास लगा है, ये वाटर क्या है? इसके लिए यूटिलिटी है, क्योंकि ये इसकी नीड को सेटिस्फाई कर रही है। इस गर्मी में ये एसी इसके नीड को सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है, तो ये यूटिलिटी कहलाती है। आगे चलते हैं। बॉस, इकोनॉमिक्स जैसे जैसे इवॉल्व हुआ, जैसे पहले तो ये बॉर्न हुआ होगा और जैसे जैसे इसका बर्थडे आया, ठीक, हर बर्थडे पे इसको जैसे जैसे बड़ा हुआ लोग इस पे थॉट दिए, यानी तुम ए हो, तुम ए हो। जैसे आप लोग जैसे जैसे बड़े होते हो, ठीक, तो जितने भी फैमिली मेम्बर हैं, कभी डॉक्टर हो, फिर थोड़े बड़े हुए, चलो डॉक्टर वाली लक्षण नहीं है, चलो नर्स हो, फिर ऊपर बड़े हुए, चलो अब कुछ नहीं करोगे तो चलो अब पॉलिटिशियन हो, ठीक। तो ऐसे इकोनॉमिक्स को बहुत अलग अलग स्कॉलर आए और अपना अपना ज्ञान दिए। बस पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेज था, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन अपने पीक पे था, ठीक। जहाँ पे भी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात आती है वहाँ पे बात आती है कैपिटल की, ठीक है। उसी वक्त एक आए एडम स्मिथ चचा, ठीक, कहने को ये फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, ठीक, बट इनको मैंने चचा इसलिए बोला है क्योंकि 326 बीसी में हमारे कौटिल्य, चाणक्य जिनको बोला जाता है, हमारे भारत में एग्जिस्ट करते थे और उस वक्त इन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था, जिसका मतलब था द वे ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक गवर्नेंस। बॉस 326 बीसी में आके इन्होंने अर्थशास्त्र लिखा, ठीक, कोस मूलो दंड का कॉन्सेप्ट दिया, जिसको आज हमारे इनकम टैक्स के लोगों पे मोटो बना के रखा गया है। कोस मूलो दंड, इसका मतलब होता है ट्रेजरी इज़ द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी आप तभी किसी चीज़ पे गवर्न कर सकते हो, किसी चीज़ पे एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हो जब आपके पास ट्रेजरी हो। ट्रेजरी कहने का मतलब जब आपके पास खजाना हो। कल को आप डीएम बन रहे हो तो आप उस डिस्ट्रिक्ट के ट्रेजरी के मजिस्ट्रेट होगे, ठीक। तो ये आपको सीखना है ना, आपको इकोनॉमिक्स आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट व्हाट, स्कार्सिटी में लिमिटेड रिसोर्स, यानी आपका ट्रेजरी लिमिटेड है और वांट अनलिमिटेड है। रोड बनवाना है, हर एक चीज़, लाइट लगवानी है, ट्रैफिक पुलिस है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सैलरी देनी है, स्कूल को डेवलप करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, यानी अनलिमिटेड वांट है, ट्रेजरी लिमिटेड है। तब आप कैसे मैनेज करते हो, तभी तो आप ट्रेजरी के मजिस्ट्रेट हो, ठीक है, उसके मैनेजर हो। तो ट्रेजरी के बिना एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नेंस पॉसिबल नहीं है। तो एक कॉन्सेप्ट कौन दिया? 326 बीसी में चाणक्य, कौटिल्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा, ठीक, जिसको आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का मोटो है। ये उस वक्त ये बात लिख के गए हैं और ये एडम स्मिथ चचा 1779 में आते हैं तो बुक लिखते हैं, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। इतना बड़ा नाम 1779 में लिख के जाते हैं और ये अपने आप को पप्पा बोल देते हैं इकोनॉमिक्स के, ठीक है। तो एक गोरों ने काफ़ी हम पे अत्याचार किया है। ये हमारी ही चीज़, मतलब ऐसे हैं कि हमसे चीज़ें चुरा के अपने आप को कूल समझते हैं और आप लोग भी उस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। एक्चुअली हम लोग, मैं बोला था ना, इंग्लिश और हिंदी के मझधार में हम लोग फंस गए हैं। मातृ, पितृ, हमारी हिंदी वर्ड से इन्होंने मैटरनल पैटर्नल कर दिया। हमारी मंथ जो होती है मार्च से स्टार्ट होती है, यानी हम लोग मार्च को 1 काउंट करते हैं। सितंबर, सप्तम, यानी 7th मंथ से ये लोग सितंबर बनाए। हम लोग पहले ही उस चीज़ को कर सकते हैं। अष्टम से अक्टूबर आया
नवम से नवंबर आया, दसम से दिसंबर आया। ठीक, खैर अब क्या ही कर सकते हैं, लिखना है तो एडम स्मिथ इज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। बट आपको तो पता है कौटिल्य इज फादर ऑफ एडम स्मिथ। ठीक, तो इन्होंने एक अपना थॉट दिया था कि ग्रोथ ऑफ वेल्थ सब्जेक्ट टू मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेस है, वेल्थ बढ़ रही है, वेल्थ बूस्ट कर रही है, तो इनको दूसरा कुछ नहीं दिख रहा है, इनके चश्मा में क्या है, डॉलर। इनका कहना है अगर आपका वेल्थ ग्रो कर रहा है तो एक इकोनॉमिक्स है, यानी आप ऐसा साइंस जानते हो, आपके पास नॉलेज है कि अपने वेल्थ को कैसे ग्रोथ कर लें, अगर आपके पास नॉलेज है, यही तो इकोनॉमिक्स है। बट उसके बाद हो गया वर्ल्ड वॉर 1, बहुत लोग डेथ किए हैं, डिस्ट्रक्शन हुई, तो उस समय आए एएम, यानी इनकी आँख खुली। एएम मीन्स होता है सुबह, तो एएम में इनकी आँख खुली, तो इन्होंने कहा नॉट ओनली वेल्थ, इन्होंने एक वेलफेयर अप्रोच दिया। इन्होंने कहा स्टडी ऑफ ह्यूमन वेलफेयर बेस्ड ऑन वेल्थ, यानी वेल्थ की लाइन अगर इंक्रीज कर रही है तो उसके साथ साथ वेलफेयर की भी लाइन इंक्रीज करनी चाहिए, दैट्स ए इकोनॉमिक्स। ठीक, आप अपने आप को मृत्यु के सैया पे लेटा के अगर पैसा वेल्थ कमा रहे हो तो दैट्स नॉट इकोनॉमिक्स ना। जैसे आप भूखे रह के पॉकेट मनी बचा के अपना वेल्थ को इंक्रीज कर रहे हो, तो ये कोई उपाय थोड़ी हुआ, अपने पेट का भी तो वेलफेयर करना है। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आया स्कार्सिटी का। स्कार्सिटी मैं आपको बताया था, जब आपका डिमांड हाई हो और आपका सप्लाई लिमिटेड हो यानी कम हो, तो वो सिचुएशन बन जाता है स्कार्सिटी का। स्कार्सिटी इक्वल टू डिमांड हाई सप्लाई लेस। तो मैंने आपको बताया था रिसोर्स के साथ यही प्रॉब्लम है कि वो लिमिटेड है और अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और हमारी डिमांड ग्लोबल डिमांड का अगर बात किया जाए तो बहुत ही हाई है। ठीक, तो इकोनॉमिक्स इज अबाउट मेकिंग चॉइसेज इन द बैकड्रॉप ऑफ स्कार्सिटी। इनका कहने का मतलब क्या था, पहले आप समझिए ये दिया कौन था, इनको पहचान रहे हैं, LR ब्लॉग वाले हैं हमारे तेज प्रताप यादव, तेजू भैया लालू यादव के सुपुत्र जी हैं। तो इनसे याद कीजिए, LR ब्लॉग से लियोनियर रॉबिन्स, देखिए इनका 1 लाख सब्सक्राइबर हुआ है तो होल्डिंग लगवाए हैं। तो अगर आपको लेक्चर अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को भेजिए, ताकि उनको भी तो पता चले कि हमारे कौटिल्य असली फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है, ना कि एडम स्मिथ। एडम स्मिथ के भी फादर बैठे हुए हैं ना, दादाजी बैठे हुए हैं, तो दादाजी के रहते हुए पापा जी का नाम कैसे आ गया। ठीक है, तो अगर अच्छी वीडियो लग रही हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में बहुत ही टफ कॉन्सेप्ट को इजी और इलस्ट्रेटिव बनाने का कोशिश किया है, ताकि वो चीज़ आपके माइंड में छप जाए। तो यह है लियोनियर रॉबिन्स, कहने को LR ब्लॉग, AM क्योंकि इनकी सुबह सुबह आँख खुली थी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। तो बॉस सुनो, आपके पास क्या है, वांट आपकी अनलिमिटेड है। आपकी वांट अब आ गई कि हमको मूवी भी देखना है, ठीक है, बट आपके पास स्कार्सिटी है किस चीज़ का, पॉकेट मनी का। ठीक है, यानी आपके पास सरप्लस मनी कम है, तो आइदर आप मूवी देख सकते हो, बट आप फूडी टाइप के भी हो। ठीक, तो आप सोच रहे हो इसमें 2-2 पिज़्ज़ा मंगा लेंगे। ठीक, तो इस सिचुएशन में आप क्या चीज़ चूज कर सकते हो, क्या चूज करते हो, डेट्स इकोनॉमिक्स। यानी आपके पास स्कार्सिटी का सिचुएशन है, डिमांड आपकी हाई है, सप्लाई कम है, मनी का सप्लाई कम है, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या चूज कर रहे हो ताकि आपकी यूटिलिटी जो हो हाई हो, आपकी सेटिस्फेक्शन लेवल हाई हो, दैट्स इकोनॉमिक्स। यानी इकोनॉमिक्स इज अबाउट मेकिंग चॉइस, यानी आप कैसी चॉइस बनाते हो इन द बैकड्रॉप ऑफ स्कार्सिटी। उसके बाद ग्रोथ मॉडल आए पाउल आर सैमुएल्सन। इन्होंने कहा डायमेंशन ऑफ ग्रोथ इन स्केयर सिचुएशन। कहने का मतलब स्कार्सिटी तो है और ये हमेशा रहेगा, बट इसमें आप कैसे अबाउट मेकिंग चॉइस तक ही लिमिटेड नहीं है, आप ऐसे सिचुएशन में ग्रो कैसे करते हो, ये इकोनॉमिक्स है।
ये आपका दोस्त था, ठीक, ये चला गया मूवी देखने अपनी महिला मित्र के साथ, देखिए मूवी देख रहा है और यहाँ पे हाथ में पॉपकॉर्न भी खा रहा है, ठीक। बट आप इसी पैसा का, ठीक, इस पैसे में आप क्या किए, हाफ पैसा में पिज़्ज़ा ऑर्डर किए और घर पे नेटफ्लिक्स ऑन किए और नेटफ्लिक्स एंड चिल करने लगे, क्योंकि आपके पास महिला मित्र तो है नहीं। तो आप पिज़्ज़ा एंड नेटफ्लिक्स पे चिल करने लगे, पैसा कम लगा। अब प्लस जो एक्स्ट्रा सेविंग हुआ आप उसका क्या किए, शेयर बाई कर लिए, यानी शेयर मार्केट में उस पैसा को लगा दिए एज ए इन्वेस्टमेंट। तो आप एक ग्रो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो आप इस बात से जेलस मत होना कि आपका फ्रेंड के पास महिला मित्र है और वो पीवीआर में जाके चिल कर रहा है, ठीक। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ और बता दें, आपके दोस्त के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ आपके दोस्त के लिए जो यूटिलिटी होगी वो पीवीआर की ज़्यादा होगी या पिज़्ज़ा की ज़्यादा होगी, उसके लिए पीवीआर की ज़्यादा होगी क्योंकि उसके पास महिला मित्र है, और आपके लिए पिज़्ज़ा की ज़्यादा होगी क्योंकि आपके पास महिला मित्र नहीं है। तो महिला मित्र अगर नहीं है तो आपदा को अवसर में आपने बदल दिया, पिज़्ज़ा भी खा लिया, नेटफ्लिक्स पे चिल भी कर लिया, बाकी पैसा शेयर में लगा दिया। अब शेयर बढ़ेगा तो कुछ पैसा आप मुझे भी डोनेट कर दोगे, बाकी आप फिर से पिज़्ज़ा खा लोगे, ठीक है। चलिए, तो अभी तक हमने वेल्थ की बात की, किसने दिया था, अल्फ्रेड, नहीं, किसने दिया था, रिवाइज कीजिए, आप मुझे कमेंट में लिखिए। चचा, एडम स्मिथ चचा, जो अपने आप को पप्पा बताते हैं इकोनॉमिक्स के, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला था कि वेल्थ में जो ग्रो होगी वो इकोनॉमिक्स है। लेकिन आँख खुली, एम अल्फ्रेड मार्शल, क्योंकि अभी तक वॉर हो गया था, तो उन्होंने बोला WW, वर्ल्ड वॉर्स याद रखिएगा, WW यानी वेलफेयर विथ वेल्थ। उसके बाद ग्रोथ, उसके बाद स्कार्सिटी आए, LR ब्लॉग, ठीक है, लालू जी के सुपुत्र LR ब्लॉग। इन्होंने कहा कि चॉइसेस अंडर स्कार्सिटी, आपके पास स्कार्सिटी है, पॉकेट मनी कम है, फिर आप क्या चूज करते हो, ठीक है। आपका दोस्त पीवीआर चूज किया, आप पिज़्ज़ा चूज किए क्योंकि आपके पास महिला मित्र नहीं थी, बुरा मत मानना मित्र, ठीक है। उसके बाद ग्रोथ मॉडल आया, कौन दिया, पाउल आर सैमुएल्सन। इन्होंने कहा कि सिर्फ स्कार्सिटी में चॉइसेस तक ही आप लिमिटेड न रहें, आपदा को अवसर में बदलें और ग्रो करें, नेटफ्लिक्स पे चिल करें, बाकी पैसा शेयर में लगा दें। अगर आपको इकोनॉमिक्स आती है तभी आप कर पाइएगा। आपका दोस्त इकोनॉमिक्स पढ़ा नहीं है तो आप ये नहीं कर पाएगा, आप इकोनॉमिक्स पढ़े हैं तो आप ये कर सकते हैं, ठीक। इकोनॉमिक्स के दो बच्चे हुए, एक हुए माइक्रो यानी छोटा वाला, और माइक्रो यानी बड़ा बेटा, ठीक है। एम के बाद आई और ए को मैंने हाईलाइट किया है। अब देखिए, आई से इंडिविजुअल और ए से एग्रीगेट। एग्रीगेट मीन्स होता है होल, यानी सबका साथ सबका विकास। तो बॉस इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या कहते थे, स्टडी, ठीक। तो स्टडी क्या करेंगे इकोनॉमिक्स में, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही तो करेंगे। बट अगर माइक्रो है यानी छोटा बेटा है तो इंडिविजुअल और फॉर्म लेवल यानी छोटे लेवल का इकोनॉमिक प्रॉब्लम का स्टडी करेगा। इंडिविजुअल जैसे हाउस होल्ड, फॉर्म, इंडिविजुअल मीन्स आप हो गए, आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम, या आपकी कोई दुकान है, कंपनी है, फॉर्म, इसकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। रिलायंस एक फॉर्म तो ही तो है, तो इसकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम का जो स्टडी होगा वो माइक्रो इकोनॉमिक होगा। स्टडी क्या हो सकती है, चॉइसेस, क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूँ आपकी वांट अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको चॉइसेस करनी होती है। तो चॉइसेस, डिमांड सप्लाई का, कॉस्ट का, यानी इन्फ्लेशन कितना है, डिमांड क्या है, अगर कोई भी चीज़ अगर हाई डिमांड होगा बॉस तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, अगर सप्लाई कम हुआ तो, ठीक। तो डिमांड की, फॉर्म क्या चाहेगी कि इन्फ्लेशन हो ताकि उनको ज़्यादा कॉस्ट मिले, और आप हाउस होल्ड क्या चाहेंगे कि इन्फ्लेशन ना हो, ठीक है। तो जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है रिलेटेड टू इंडिविजुअल, आपका हमारा, ठीक, वो सारी
स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स में होगी। यहाँ पे मेनली फोकस हम लोग प्राइस पे करते हैं, क्योंकि बॉस अल्टीमेट चीज़ प्राइस ही है। अगर प्राइस ही अगर स्टेबल हो, इक्विलिब्रियम पे हो, ठीक, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। यहाँ पे टूल क्या है, डिमांड सप्लाई। अगर डिमांड बढ़ेगी तो फिर कॉस्ट बढ़ेगी, सप्लाई कम होगी तो भी कॉस्ट बढ़ेगी। और अगर ये स्मॉल लेवल पे होती है, जैसे इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, फॉर्म की प्रॉब्लम है, तो इसकी एनालिसिस काफ़ी सिंपल होती है। इसके अपोजिट में अगर इसका बड़ा बेटा के बारे में बात कीजिए आप, तो ये माइक्रो लेवल का बात करता है, माइक्रो प्रॉब्लम देखता है। जैसे माइक्रो प्रॉब्लम कहाँ, पूरे देश का प्रॉब्लम हो सकता है, ग्लोबल प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। जैसे जीडीपी कंट्री का, नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन ये आपकी प्रॉब्लम तो है नहीं, या आपकी दुकान की प्रॉब्लम तो हो नहीं सकती, इन्फ्लेशन तो पूरे कंट्री की प्रॉब्लम है। अनएम्प्लॉयमेंट, यानी यहाँ पे मेनली फोकस इनकम पे किया जाता है। अगर इनकम ही हो तो सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि नहीं। इनकम हो तो आपकी जीडीपी बढ़ेगी, नेशनल इनकम बढ़ेगी। अगर इनकम है तो आपके लिए इन्फ्लेशन मायने नहीं रखता है। अगर आपके पास इनकम है तो फिर आप अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। यहाँ पे टूल डिमांड एंड सप्लाई था। डिमांड एंड सप्लाई किसी एग्रीगेट एक इंडिविजुअल फॉर्म का हो सकता है, बट यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई का होगा, पूरे देश की बात की जा रही है। इसीलिए इसके एनालिसिस काफ़ी कम्प्लेक्स होता है, क्योंकि यहाँ पे लार्ज ग्रुप को स्टडी किया जाता है। तो माइक्रो और मैक्रो लेवल का डिफरेंस समझ गए। आपकी जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, आपकी दोस्त की है, आपकी दुकान की है, ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल की, वो माइक्रो इकोनॉमिक के अंदर स्टडी होगी। बट अगर कोई ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, किसी स्टेट की प्रॉब्लम है, किसी कंट्री की इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक होगी। उसके बाद बॉस आते हैं इकॉनमी पे। अभी तक हमने इकोनॉमिक्स को समझा। इकॉनमी यानी अर्थव्यवस्था। मैंने आपको बोला था ना, मैं प्रूव करके दिखाऊंगा हिंदी कितनी समृद्ध भाषा है इन गोरों से। तो अर्थ मीन्स कैपिटल और व्यवस्था मीन्स चीज़ें व्यवस्थित है कि नहीं, हम लोग नहीं पूछते हैं, यानी सिस्टमेटिक है कि नहीं, यानी सिस्टम। यानी सिंपल बोला है, इकोनॉमिक क्या है, सिस्टम है। और वहाँ पे क्या बोला था, अर्थ शास्त्र, शास्त्र यानी सब्जेक्ट, इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमी सिस्टम है। तो इकोनॉमी इज सिस्टम which comprises of economic activity like production, consumption, investment for the satisfaction of human want। आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, प्रोड्यूसर कौन था, पिज़्ज़ा हट। उसको आपने कंज्यूम किया, नेटफ्लिक्स की सर्विस को आपने कंज्यूम की, बट पिज़्ज़ा के आपने उसके गुड्स को कंज्यूम किया, बट पिज़्ज़ा आपके डोर स्टेप पर डिलीवर हुआ, ठीक है, वो भी क्या थी, सर्विस थी। आपने शेयर मार्केट में बाकी पैसा लगा दिया तो इन्वेस्टमेंट है। तो इकोनॉमी एक ऐसी सिस्टम है, ठीक है, एक सिस्टम कहने का मतलब ऐसे समझो, ठीक है, सर्कुलर वे में समझो, जो कि प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट से कंप्राइसेस जो करती है। फॉर व्हाट, फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट, हमारी आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए। आपकी सेटिस्फेक्शन ही तो थी, आपका दोस्त मूवी देख रहा था महिला मित्र के साथ, क्या थी, उसके ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई ही तो कर रही थी। पिज़्ज़ा का आपको क्रेविंग हो रहा था, फूडी हो, आपकी ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई कर रही थी। तो ये जो सिस्टम चल रहा है ये इकॉनमी है, ठीक है। क्योंकि कोई प्रोड्यूस, क्योंकि आपने कंज्यूम किया तो आपने डिमांड किया, तो आपने डिमांड किया तो एक सप्लायर भी तो है। तो ये डिमांड सप्लाई का ये जो सिस्टम ही तो चल रहा है। इतना समझ में आ गया। उसके बाद बॉस आते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सुनिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी उसे कहते हैं जिसमें मनी फ्लो के साथ रियल फ्लो भी हो, ठीक है। यानी उसके पहले आप नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी समझिए। आपका दोस्त अपनी महिला मित्र के साथ मूवी देखने के बाद ये देखिए उसको गिफ्ट दिया, ठीक है, यानी यहाँ पे मनी का फ्लो तो नहीं हुआ, रियल फ्लो हुआ। रियल समझिए गुड या कोई सर्विस। इतना समझ में आ गया, यहाँ पे रियल का मतलब गुड या सर्विस हुआ। तो एक गुड दिया, उसके बदले में कोई मनी फ्लो नहीं हुआ, तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आप मंदिर गए, आपको प्रसाद मिला, बदले में आप मनी तो नहीं दिए, तो ये क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आपकी मम्मी आपके लिए घर पे खाना बना रही है, तो क्या ये
एक्टिविटी है, आप उनको पैसा तो नहीं देते हो ना, तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। उसके अपोजिट, अगर आपकी मेड देख रहे हैं, अगर खाना बना रही है तो आपको रियल फ्लो में क्या दे रही है, सर्विस दे रही है, ठीक है। अब बदले में आप इसको क्या दोगे, मनी फ्लो करोगे, यानी इसको आप मनी दोगे, तो डैट्स अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। वही काम आपकी मम्मी की, तो क्योंकि उनको आप पैसे नहीं दे रहे हो बदले में, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऐसे ही देखिए, आपकी मम्मी अगर आपको पैसा दे रही है ऐसे ही एज अ गिफ्ट, तो क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। उसके बदले में आपसे कुछ ले थोड़ी रही है। आप मंदिर गए, ठीक, आप वहाँ पे कुछ दान दे दिए, यानी डोनेशन दे दिए, ठीक, तो सिंपल मनी का फ्लो हुआ, बदले में कुछ रियल फ्लो तो हुआ नहीं, तो ये क्या कहलाएगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अच्छा, अब कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि मैंने दान दिया, मनी फ्लो किया, बदले में प्रसाद मिला, तो ये रियल फ्लो भी हो गया, फिर तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होना चाहिए। जी नहीं, आप डोनेशन दिए या नहीं दिए, एक कोई अनिवार्य तो नहीं था, मतलब कंपलसरी तो नहीं था कि आपको देना ही देना है। आप प्रसाद लेना भी आपके लिए कंपलसरी नहीं था, ठीक है। तो इसीलिए ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आती है, क्योंकि ये श्रद्धा के भाव से किया गया था, ये भी श्रद्धा के भाव से किया गया है, ठीक है। यहाँ पे मम्मी आपको पैसा दे रही है, प्यार से दे रही है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपका मित्र अपनी महिला मित्र को गिफ्ट दे रहा है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे रही है, बदले में कुछ नहीं ले रही है, सिर्फ मनी का फ्लो हो रहा है, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर यूनिलेटरल फ्लो हो, ठीक है, सिर्फ या तो मनी या सिर्फ रियल, तो डैट्स नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट अगर किसी मनी फ्लो के बदला रियल फ्लो हो रहा है, डैट्स इकोनॉमिक एक्टिविटी। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। एक बार 5 मिनट में क्विक रिवीजन कर लेते हैं। इकोनॉमिक क्या था, एक एंशियंट ग्रीक वर्ड से आया था, ओइकोनोमोस। ओइको यानी हाउस होल्ड मैनेजमेंट, यानी अगर हाउस होल्ड को मैनेजमेंट करने की जो साइंस है, जो नॉलेज है, वो इकोनॉमिक्स है। बट अब फॉर्म गवर्नमेंट और फाइनेंशियल सेक्टर भी आ चुके हैं। हिंदी में इसका बहुत ही समृद्ध मतलब है अर्थशास्त्र। अर्थ मीन्स कैपिटल और शास्त्र मीन्स नॉलेज। इकोनॉमिक्स इज सब्जेक्ट जस्ट स्टडी हाउ टू यूटिलाइज लिमिटेड रिसोर्स टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड ह्यूमन वांट, ठीक है। इस सिचुएशन को स्कार्सिटी कहते हैं। स्कार्सिटी रिसोर्स के साथ प्रॉब्लम है कि ये लिमिटेड है और अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक। उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मोटो पे लिखा है कोष मूलोदंड, यानी ट्रेजरी इज द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी आप कहीं एडमिनिस्ट्रेट करना चाहते हो, गवर्न करना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ट्रेजरी। और इसी ट्रेजरी के मैनेजमेंट की नॉलेज जो होती है, उसको स्टडी करते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स में। उसके बाद गुड्स को आप टच कर सकते हो। उसकी एक फिजिकल डायमेंशन है 3D, यानी उसको अच्छे से, उसकी एक सेफ है, कहने का मतलब वो इंडिपेंडेंटली आप रख सकते हो। ये किसी द्वारा ऑन किया जाता है, ट्रांसफ़र हो सकता है, वैल्यू ऑफ एक्सचेंज होती है। बट सर्विस इनटेंजिबल होती है, इसको आप देख नहीं सकते हो, बस इसके रिजल्ट को देख सकते हो। इनसेपरेबल होती है, किसी के अंदर से उसकी जो स्किल है, नॉलेज है, उसको निकाल नहीं सकते हो। एट्रोजेनस होती है, यानी पीपल टू पीपल डिफ़र कर जाती है। रॉ मटेरियल जब हार्वेस्ट होके ये कोको बीन निकला, तो ये क्या था, रॉ मटेरियल कहलाया। बस नेस्ले इसको प्रोसेस करके फिनिश्ड गुड बना दिया। आप इसको सीधे अपने घर पे ख़रीद के लाए और घर पे ही कॉफ़ी बना दिए, तो ये फाइनल गुड है। बट अगर आपका दोस्त इसको फिनिश गुड को ख़रीदा, इसको फर्दर प्रोसेस किया, प्रोसेस में दूध चीनी डाला, उसके बाद इसको कॉफ़ी बना के उससे ज़्यादा प्राइस में बेचा, तो उसके लिए इंटरमीडिएट गुड है। फिर जो आप एक कॉफ़ी बेच दिया, ठीक है, तो ये जो कॉफ़ी जो बनाया है, ये आपके लिए फाइनल गुड हो जाएगा। ओके। यूटिलिटी का मतलब वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी, आपकी चाहत, ठीक है, को सेटिस्फाई करे, पूर्ण करे। वो जो कैपेसिटी होती है वो यूटिलिटी होती है, जो प्लेस टू प्लेस वेरी कर सकती है। जैसे लद्दाख के लिए यूटिलिटी हीटर है, बट दिल्ली में अगर गर्मी है तो उसके लिए यूटिलिटी एसी है। ये आदमी प्यासा है तो उसके लिए यूटिलिटी ये पानी है। ये बेबी है तो उसके लिए यूटिलिटी ये बेबी फूड और मिल्क है। उसके बाद स्कूल ऑफ थॉट में 4 लोग आए। सबसे पहले चच्चा आए, एडम स्मिथ चच्चा, बस इसके भी पापा जी थे
कौटिल्य, अर्थशास्त्र, चाणक्य, द वे ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, गवर्नेंस, उस समय इतना अच्छा सा नाम छोटा सा लिखे। इन्होंने लिखा एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन 1779 में, और इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से उपाधि दे दिया गया। उस समय पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर था, तो इन्होंने कहा ग्रोथ ऑफ वेल्थ सब्जेक्ट टू मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। उसके बाद इनकी आँख खुली वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, पोस्ट वर्ल्ड वॉर 1 के बाद AM आए। इन्होंने कहा स्टडी ऑफ ह्यूमन वेलफेयर बेस्ड ऑन वेल्थ, WW, क्योंकि वर्ल्ड वॉर तो वर्ल्ड वेल्थ एंड वेलफेयर। उसके बाद स्कार्सिटी यानी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। तो इकोनॉमिक्स इज अबाउट मेकिंग चॉइस इन द बैकड्रॉप ऑफ स्कार्सिटी। जब आपके पास स्कार्सिटी है तो उस समय आप क्या चॉइसेस बनाते हो, वो LR ब्लॉक जी दिए, लालू यादव के बेटा ने नहीं बल्कि लायोनियर रॉबिन्स ने दिया। जैसे आपके पास लिमिटेड थी रिसोर्स, पॉकेट मनी थी, स्कार्सिटी थी, तो उस समय आप क्या चॉइस करते हो, पिज़्ज़ा खाते हो या मूवी देखते हो। उसके बाद ग्रोथ कॉन्सेप्ट आया, जिसको पाउल R सैमुएल्सन ने दिया था। इन्होंने कहा था अगर स्कार्सिटी है तो उसमें सिर्फ आप चॉइस मेकिंग मत कीजिए, उसमें भी आप सोचिए कि हम ग्रो कैसे करें। तो आपने क्या किया, पिज़्ज़ा खाया, नेटफ्लिक्स पे चिल कर दिया, बाकी एक पिज़्ज़ा का दाम आपने शेयर मार्केट में लगा दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने रिवीजन करवाया, वेल्थ, वेलफेयर, ग्रोथ, स्कार्सिटी एंड देन ग्रोथ। उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक, I से इंडिविजुअल, A से एग्रीगेट। इकोनॉमिक है तो स्टडी करेगा, स्टडी अगर इंडिविजुअल या फॉर्म का इकोनॉमिक प्रॉब्लम कर रहा है तो माइक्रो इकोनॉमी, अगर एग्रीगेट या किसी नेशन का कर रहा है इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो माइक्रो इकोनॉमिक, जैसे GDP, नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद इकोनॉमी अर्थव्यवस्था, व्यवस्था यानी सिस्टम, ठीक है। तो कैपिटल को मैनेज करने का जो सिस्टम होगा वो इकोनॉमी कहलाएगा। तो ऐसा सिस्टम जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो इस चीज़ को सिस्टमेटिक चलाने का जो साइंस है वो क्या कहलाएगा, सिस्टम कहलाएगा। तो इकोनॉमिक्स इज सब्जेक्ट बट इकोनॉमी इज सिस्टम। उसके बाद इकोनॉमिक एक्टिविटी, अगर मनी फ्लो के बदला रियल फ्लो हो यानी यूनिलेटरल फ्लो हो तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जैसे आपकी मेड ने आपसे पैसा लिया, बदले में आपको खाना बना के दिया, बट आपकी मम्मी वहीं पे आपसे पैसा नहीं ले रही है, यानी रियल फ्लो हो रहा है, मनी फ्लो नहीं हो रहा है। आपके दोस्त ने अपनी महिला मित्र को गिफ्ट दिया तो रियल फ्लो हुआ, मनी फ्लो नहीं हुआ। आप मंदिर में पैसे चढ़ा दिए, आपकी मम्मी ने आपको पैसा दिया, गवर्नमेंट ने आपको सब्सिडी दी, तो ये सब क्या है, सिर्फ मनी फ्लो हो रहा है। आपके दोस्त ने आपको पैसा दिया, ठीक, तब वो सब क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जो भी इंक्वायरी है कमेंट में डालिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और ऐसे और भी नॉलेजेबल वीडियो बनाएं और इस सीरीज़ को कंटिन्यू करें। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ इकॉनमी, जिसमें हम लोग पैरेलल इकॉनमी, ओपन एंड क्लोज इकॉनमी, ब्लू इकॉनमी, केयर इकॉनमी, गिग इकॉनमी, डिजिटल इकॉनमी, सर्कुलर इकॉनमी, ग्रीन इकॉनमी। ये पहला ऐसा यूट्यूब चैनल होगा जहाँ पे जितने भी इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ इकॉनमी हैं उसको एक जगह कवर की जाएगी। और ये टॉपिक इसलिए लिया गया है क्योंकि UPSC की पैटर्न ही होती है कि वो लोग करेंट अफेयर से, इकोनॉमिक्स में 100% जो क्वेश्चन आती है वो कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन नहीं आती है बॉस, वहाँ पे सब क्वेश्चन आती है करेंट अफेयर। बट करेंट अफेयर तभी आप अटेम्प्ट कर पाओगे जब आपके पास कॉन्सेप्ट होगा। तो कॉन्सेप्ट यहाँ से मिलेगा बट आएगा करेंट अफेयर से। तो करेंट अफेयर की सारी चीज़ें यहाँ पे कवर होगी, क्योंकि आपके पास कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा तो आप कहाँ से लिखोगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ इकॉनमी कवर करेंगे। तब तक के लिए मस्त रहिए, सुखी रहिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ हंसते